हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 8 है जिसमें हम लोग खान सर पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान का लाइन बाय लाइन टॉपिक कवर करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बिंदुसार के बारे में पढ़ा था और आज के क्लास में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अशोक का समय अवधि 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक का 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। सिंहली अनुसूत्री की मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अशोक की माता का नाम भीमा सुभद्रांगी था। इनकी पत्नी देवी विदिशा थी, जिनके पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनकी दूसरी पत्नी काड़ुवाकी थी और बेटा तीवर, जिनका एक अभिलेख मिलता है। अशोक ने क्रोधित होकर तिस्यरक्षिता को जीवित जला दिया था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का नाम अशोकवर्धन जो पुराण के अनुसार है, अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख के अनुसार है, अशोक मास्की गुर्जरा नेट्टूर उदयई गोलम अभिलेख के अनुसार है, प्रियदर्शी भाब्रू शिलालेख के अनुसार है। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वहां शिव मंदिर का निर्माण कराया। राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा कलहन जयसिंह के दरबार में था। अशोक ने नेपाल में भी ललित पाटन शहर बसाया था। तो अशोक ने नेपाल में भी अपना शहर बसाया था जिसका नाम ललित पाटन था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग का शासक नंदराज था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कलिंग का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध अशोक और नंदराज के बीच में हुआ था, जो कि कलिंग का शासक था। इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए उसने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। उसने युद्ध करना उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। वो निराश होकर के उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और धम्म घोष को अपना लिया। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। मौर्य काल का प्रचलित सिक्का पन था। धम्म शब्द रालोवाद सुत पुस्तक से लिया गया है। धम्म एक आचार संहिता है। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्रलिपि है। कंटकशोक शोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाग, बलि, प्रणय, विष्टि एक कर थे। विष्टि एक बेगारी कर था, बिना मजदूरी परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना। अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए स्मरण किया जाता है। तो अशोक ने जनहित कार्य बहुत सारे किए थे, इसलिए उनको याद किया जाता है। कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल था। इसकी राजधानी तोसली थी। तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसली थी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग क्या चीज के लिए प्रसिद्ध था? कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और इन्हीं हाथियों के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद अशोक मोगलीपुत्र तिस्स से प्रभावित हुआ एवं बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा। दिव्यावदान बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग इसका समर्थन करता था। अशोक ने अपने शासन के दौरान सर्वप्रथम बौद्ध गया का धम्म यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की।
अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में बौद्ध गया धम्म यात्रा किया, जो लुम्बिनी की यात्रा किया था। भाब्रू शिलालेख बैराठ राजस्थान में है, में अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है, जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। भाब्रू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को मगधराज या मगध का राजा बताता है। तो अशोक किस शिलालेख में अपने आप को मगधराज या मगध का राजा बताता है? तो वो भाब्रू शिलालेख में बताता है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था। तो भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह लेख उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक को इसकी प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम दारा प्रथम से मिली। इसकी खोज 1750 ईसा पूर्व में टिफेनथेलर ने की। 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके उत्कीर्णनकर्ता चापर या कापर थे। अभिलेखों का विषय प्रशंसनिक होता था, लेकिन अर्थ से संबंधित लेख रुमिनदेई अभिलेख है, जो कर नीति से संबंधित है, जिसमें अशोक लुम्बिनी यात्रा के समय भू राजस्व कर की दर 1/6 भाग से घटा करके 1/8 भाग कर दिया था। ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख गुजरात से प्राप्त होते हैं तथा ग्रीक व अरमाइक लिपि के अभिलेख कांधार व काबुल से तथा खरोष्ठी के शहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान में जो पड़ता है में प्राप्त होते हैं। अभिलेखों की लिपियाँ। ब्राह्मणी लिपि भारत में है, खरोष्ठी पाकिस्तान में, ग्रीक अफगानिस्तान में, अरमाइक अफगानिस्तान में। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। द्विभाषीय अभिलेख होते हैं, जिसमें 2 लिपियां सम्मिलित होती है, जिसमें गांधार से सार एक कुना अभिलेख प्राप्त हुआ, जो ग्रीक व अरमाइक मिश्रित लिपि में था। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया था। तो जानते हैं किन 3 भागों में विभाजित किया था? लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख थे, जो कि शिलालेख के 2 प्रकार है, बृहत और लघु, और स्तंभ लेख के भी बृहत और लघु है। अशोक ने 8 स्थानों पर बृहत शिलालेख लगवाए, जिसकी संख्या 14 है। बृहत शिलालेख शाहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है, मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, कालसी देहरादून उत्तराखंड में है, जूनागढ़ गुजरात में है, धौली उड़ीसा में है, जोगढ़ उड़ीसा में अवस्थित है, सोपारा महाराष्ट्र जो ठाणे में अवस्थित है, एरीगुडी आंध्र प्रदेश कर्नूल में अवस्थित है। अशोक के शिलालेख और उनके विषय। शिलालेख और विषय है, पहला शिलालेख पशु वध पर प्रतिबंध लगाना था। दूसरा शिलालेख मनुष्य व पशु चिकित्सालयों का निर्माण करवाया था, लोक कल्याणकारी कार्य किए। तीसरा शिलालेख में रज्जुक की नियुक्ति की तथा राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया। चौथा शिलालेख था भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। 5वां शिलालेख में धम्म महामंत्रों को नियुक्त किया। 6ठा शिलालेख था प्रतिवेदकों की आदेश दिए, प्रशासनिक सुधार किए। 7वां शिलालेख धम्म यात्राओं का विवरण किया। 8वां शिलालेख आखेट यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया। 9वां शिलालेख मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलाचरण प्रारंभ किया। 10वां शिलालेख था धम्म की श्रेष्ठता के नारे पर बल दिया, राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख था धम्म की कामना, धम्म दान नीति। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता
की नीति का उल्लेख करना। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन। 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम पर उल्लेख जहां उसने विदेश में धर्म प्रचारकों को भेजा। 14वां शिलालेख था पहले 13 अभिलेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना। नोट है पृथक कलिंग प्रज्ञापन। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन धौली व जोगर के 13वें अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है। अशोक ने 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख में बदलाव किया। इसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। अशोक के लघु शिलालेख 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, जिसमें सबसे नवीनतम लघु शिलालेख शन्नाती कर्नाटक का है। अशोक के मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर व उदयगोलम लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाब्रू शिलालेख जो कोटपुतली, बहरोड के बैराठ में बिजक की पहाड़ों में भीम डुंगरी पर स्थित है, जिसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी, जिसमें अशोक का नाम मगधधीराज लिखा हुआ मिलता है। भाब्रू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। तो मगधधीराज किसको बोला जाता था? तो अशोक को बोला जाता है। वो किसमें? कैप्टन बर्ट ने खोज की थी, जो कि भाब्रू डिग्री लेख में लिखा हुआ था। भाब्रू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं बुद्ध शाक्य कहा, जिसकी खोज 1915 में वीडेन ने की। अशोक स्तंभ लेखों में बृहत स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिले, यानी इनकी संख्या 6 है पर 7 लेख मिलते हैं। दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख मूल रूप से यह हरियाणा के अंबाला जिला में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ मूल रूप से यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया और इसे शिकार एक कुशमहल में रखवाया। लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख बिहार में है तथा इस पर औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है। लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में है। तो लौरिया नंदनगढ़ जो है वो बिहार में है, जो औरंगजेब का लेख है। लौरिया अरेराज चंपारण में है। रामपुरवा अभिलेख भी बिहार में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। इस पर बहुत से लेख लिखे गए। रानी का लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी है। इसमें अकबर व बीरबल का लेख भी उत्कीर्ण है। अशोक के लघु स्तंभ लेखों में राजकीय घोषणाएं मिलती है। सांची व सारनाथ लेख में संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए। निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें में कनक मुनि से स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया। वास्तुकला के इतिहास में अशोक ने एक नई शैली को विकसित किया और गुफा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। बड़ावर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जो कर्ण गुफा, सुदामा चौपार तथा विश्व झोपड़ी गुफा थी। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दी गई। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया तथा बड़ावर की पहाड़ी पर दशरथ ने लोमस ऋषि की गुफा भी बनवाई। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए और 9वें में उनके पात्र। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है। तो अशोक ने बहुत सारे काम किए हैं। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था
इसलिए उन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए, युद्ध को छोड़ करके जनता के हितों में कार्य करना शुरू कर दिया। इसलिए अशोक को महान शासक कहा जाता है। मौर्योत्तर कालीन उच्चाधिकारी तीर्थ संबंधित विभाग, प्रधानमंत्री और पुरोहित प्रमुख धर्म अधिकारी होते थे। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज जो था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था। नायक जो सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टि फौजीदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। व्यावहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। दंडपाल पुलिस अधिकारी होता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कहलाता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहलाता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष दुर्गपाल कहलाता था। नागरक या पौर नगर कोतवाल या नगर का प्रमुख अधिकारी। दिवाड़िक राजमहलों की देखरेख करने वाला व्यक्ति को दैवाड़िक कहलाता था। आटविक वन विभाग का प्रधान आटविक कहलाता था। अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष अंतर्वैदिक कहलाता था। परिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषद अध्यक्ष कहलाता था। परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में प्रमुख 4 व्यापारिक राजमार्गों का भी वर्णन है। कौटिल्य बताते हैं कि उत्तरा पक्ष की अपेक्षा दक्षिणा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण थे। अशोक के प्रांतों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। प्रांतों की शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। मौर्य प्रांत राजधानी उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतों का चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया जो विषयपति के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नगरीय प्रशासनिक समिति व उसके कार्य समिति है और कार्य प्रथम समिति का कार्य था उद्योग शिल्पों के लिए। द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल करना था। तृतीय समिति का कार्य जन्म मरण था। चतुर्थ समिति का कार्य व्यापार वाणिज्य के लिए था। पंचम समिति का कार्य वस्तुओं के विक्रय था। छठी समिति का कार्य विक्री कर था। विक्रय कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। एग्रोनोमाई मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी था। सैन्य व्यवस्था में मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। तो सैनिक प्रबंधन की देखभाल करने वाला क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। सैन्य समिति एवं उनके कार्य समिति और कार्य प्रथम समिति था जल सेना का निरीक्षण। सैन्य समिति में प्रथम समिति का कार्य था जल सेना का निरीक्षण करना। द्वितीय का था यातायात एवं रसद सामग्री का निरीक्षण करना। तृतीय का कार्य था पैदल सेना का निरीक्षण करना। चतुर्थ का काम था अश्व सेना का निरीक्षण करना। पंचम का काम था गज सेना का निरीक्षण करना। षष्ठ का था रथ सेना का निरीक्षण करना। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया है। दार्शनिक, व्यापारी, किसान, कारीगर या चरवाह, सैनिक, मंत्री व परामर्शदाता या गुप्तचर एवं गुप्तचर। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को
गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। मौर्य शासन काल में पुरुषों के साथ महिला अंगरक्षक भी होती थी। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। आर्यन ने गुप्तचरों को ओवरसियर और स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है। गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया जिसे महामात्य कहा गया। समाज में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। इसके कार्यों का निरीक्षण गणिक अध्यक्ष करता था। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा तथा भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं था। तो मेगास्थनीज ने कहा है कि मौर्य काल में कोई दास प्रथा नहीं होती थी। मौर्य शासन में 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी जिसमें धर्मस्थीय व्यवस्था तथा कंटक शोधन न्यायालय थे। राजुक को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज्य न्यायाधीश कहते थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था जो 185 ईसा पूर्व में कर दिया और मगध पर शुंग वंश का नींव डाली गई। उसके बाद अब हम लोग अगले क्लास में मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।